और एक बहुत ही अच्छे से बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में जोड़ते हुए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको ये भी फील न हो कि हम YouTube से पढ़ रहे हैं। नो, आप ऐसा समझो कि हम बिल्कुल सामने हैं हमारे ये। ओके भाई, आप मेरे छोटे बहन भाई हैं। ओके सो अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक अच्छी हमारी फैमिली है, YouTube फैमिली। तो बस हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ये सेशन है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको क्या करना है, फिर चयन करना है। चलो, अधिकांश देशों में शिक्षा की आधुनिक राष्ट्रीय प्रणाली सैद्धांतिक और कागजी स्तर पर बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है, लेकिन व्यवहार में स्कूली शिक्षा बिरले ही ऐसे मौके और बौद्धिक साधन देती है जिससे बच्चे अपने सामाजिक अंतस पर विचार कर पाएँ। अंतस का मतलब होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। साधारणतः शिक्षा की ये प्रणालियाँ बच्चों की चिंतनपरक क्षमताएं विकसित करने की बजाय उनमें वफादार नागरिक के लक्षणों को परिष्कृत करने में लगी रहती है। जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, विभिन्न शिक्षा प्रणालियाँ बच्चों को एक स्वीकृत राष्ट्रीय अतीत में समाजीकृत करने का कार्य करती है। परिवार में संपन्न होने वाले प्राथमिक सामाजिकरण से भिन्न द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था की तरह स्कूल राष्ट्र के अतीत स्वीकृत ज्ञान बच्चों को देता है। किसी भी देश में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार यह भूमिकाएं कानून के पालन से लेकर युद्ध के समय देश के लिए लड़ मरने तक की हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारा ये गद्यांश है। एज अ टिक मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल अपने अर्थों में, तो ध्यान से आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है। अधिकांश देशों में शिक्षा की आधुनिक राष्ट्रीय प्रणाली सैद्धांतिक और कागजी स्तर पर बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है। देखो, हम किताबी में जो पढ़ते हैं, फाइनली आप जो सीटेट में पढ़ते हैं कि बच्चों को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए, खेल गतिविधि से पढ़ाओ, स्टोरी से पढ़ाओ, पोएम से पढ़ाओ, ये वो ऐसे। लेकिन अगर हम रियल एजुकेशन की बात करें तो रियल ऐसे कोई भी एजुकेशन नहीं देता बच्चों को। क्या ये सारी चीज़ें सभी फॉलो करते हैं? नो। आज के समय में तो स्कूल में पढ़ाई बहुत कम रह गई है। हम ट्यूशन व्यूशन लगाते हैं तभी जाके हमारी पढ़ाई कंटिन्यू एंड बेस्ट हो पाती है और हम क्लियर पास हो जाते हैं। ये रियल है, कड़वा है, पर सकते हैं। आप भले ही ये कहो मैम क्या, ये बिल्कुल सकते हैं। जो हम बुक में पढ़ते हैं वो हट के हैं, और जो रियल हमारी एजुकेशन में हमें प्रोवाइड किया जाता है, मिलता है, वो बहुत अलग है। स्कूल्स में आज के टाइम में इतनी पढ़ाई नहीं होती, न ही कोई कराना चाहता। ओके सो हम कहाँ से, कैसे, किस माध्यम से अपना जो सिलेबस होता है एंड समझने की क्षमता हम बढ़ाते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम ट्यूशन से करते हैं। ये कड़वा है पर सच है। ओके चलो, लेकिन व्यवहार में स्कूली शिक्षा विरले ही ऐसे मौके और बौद्धिक साधन देती है जिससे बच्चे अपने सामाजिक अंतस पर विचार कर पाए। शिक्षा की ये प्रणाली बच्चों की चिंतन पर क्षमताएं विकसित करने की बजाय उनमें वफादार नागरिक के लक्षणों को परिष्कृत करने में लगी रहती है। आज के दौर पे हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो हमें चिंतन, तर्क वितर्क पे सोच विचार करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हम किस पे यहाँ पे लगे रहते हैं, एक वफादार नागरिक के लक्षण को परिष्कृत करने में लगे रहते हैं। यानी कि बालकों को ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आप कैसे इस कार्य को करेंगे, कैसे चिंतन करेंगे, कैसे तर्क करेंगे, कैसे वितर्क करेंगे, यह कार्य कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हाँ, बस हम ये चीज़ सिखाते रहते हैं कि आपको अच्छा नागरिक कैसे बनना है, फलाना ढिमकाना, इस तरह। तो ये चीज़ें आपकी सबसे हटके हैं। जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को, ठीक है, एक स्वीकृत राष्ट्रीय अतीत में समाजीकरण करने का कार्य करती है। परिवार में संपन्न होने वाले प्राथमिक समाजीकरण से भिन्न द्वितीय समाजीकरण की संस्था की तरह स्कूल राष्ट्र के अतीत का स्वीकृत ज्ञान बच्चों को देता है। तो भाई स्कूल, विद्यालय, इन सब की बात हो रही है। जब आप यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है, सो आप विद्यालय में सारी चीज़ें सीखते हैं। किसी भी देश में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार यह भूमिकाएं कानून के पालन से लेकर युद्ध के समय देश के लिए लड़ मरने तक की हो सकती है। अब यहाँ पे जो बात की है इन्होंने कि किसी भी देश में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार यह भूमिकाएं कानून के पालन से लेकर युद्ध के समय देश तक के लिए हो सकती है। अब जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की जो हम यहाँ पे अगर बुक की बात करें, उसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, कैसे नहीं, और भारत स्वतंत्रता संग्राम ये क्या था, और अशोक ने
जो अशोक सम्राट है उसने कैसे शासन किया था, सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। बिंदुसार कौन थे, अजातशत्रु, अकबर कौन थे, ये कैसे उन्होंने शासन किया, कैसे किस माध्यम से, और जो है यहाँ पे पानीपत की प्रथम लड़ाई, सेकंड लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, जो भी इतिहास में हुआ। तो इतिहास भी एक हमारा मेन सब्जेक्ट है और उसमें हम सारी इतिहास की घटनाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। तो बस यही चीज़ें इसमें क्लियर हैं। बाकी हमारे जो हम सारे एमसीक्यू करेंगे इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा प्रणालियों को किस बात के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। बच्चों को आज्ञाकारी नागरिक बनाने के प्रति, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के प्रति, बच्चों को राष्ट्र के गौरव से मात्र परिचित कराने के प्रति, या बच्चों को राष्ट्र का अतीत कंठस्थ कराने के प्रति। अगर हम यहाँ पे बात करें शिक्षा प्रणालियों को किस बात के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, जो बेस्ट है, तो क्या हम बच्चों को कंठस्थ कराने के प्रति करेंगे? तो कंठस्थ होता है याद करना, रट्टाफिकेशन। नो। क्या बच्चों को राष्ट्र के गौरव से मात्र परिचित, सिर्फ ओनली बस गौरव से मात्र थोड़ा बहुत ही परिचित कराना है? नो। क्या फिर बच्चों को आज्ञाकारी नागरिक बनाने के प्रति? ये मत सोचो कि आप अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, पहले चिंतन क्या होता है, तर्क वितर्क सारी चीज़ें आप समझो, पढ़ो, सूझबूझ कीजिए, फिर खुद ब खुद आप अपने थ्रू, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चूज़ करेंगे कि हमें कैसे बनना है, कैसा नहीं बनना है। सो देन बेस्ट ऑप्शन है बी, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के लिए। तो शिक्षा प्रणाली का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, एजुकेशन आपको यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ देना चाहती है कि बच्चे कैसे समालोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को खुद सोच सकते हैं कि हाँ, अगर छोटा छोटा कोई कार्य कर रहे हैं कि यह कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और जैसे यहाँ पे हम बात करें आलू है, आप अपने घर पे आलू देखते हैं, तो आलू आपने लिया हाथ में, आप देखते हैं ये आलू है, ये गोल कैसे है, ये कैसे हुआ, ये आलू आखिर आया कहाँ से है, ये उगता कैसे है, ये कैसे लगता है, इसका पेड़ कैसा होता है। तो इस तरह की चिंतन करो अपने दिमाग में, सारी चीज़ें समझो, ये जो हम खा पी रहे हैं कहाँ से आता है, कैसे कैसे यह उगता है, कैसे हम इसे खाते हैं, कैसे बड़ा होता है, क्या है इसकी प्रक्रिया। तो ये इस तरह की चिंतन, इस तरह का समालोचनात्मक चिंतन कौशल आपके मन में डेवलप होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, हम कैसे चल पाते हैं, हम घर्षण के कारण चल पाते हैं, कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं, हम नीचे हमारे पास कैसे आती है, गुरुत्वाकर्षण के। तो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपका तर्क वितर्क छिपाओ, इन चीज़ों पर ज़्यादा आप अपने दिमाग को फोकस क्रिएट करो। सेकेंड क्वेश्चन है गद्यांश में किस संस्था को बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था कहा गया है? परिवार, आस पड़ोस, राष्ट्र और विद्यालय। देखो, परिवार जो है ये सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, ये प्राथमिक संस्था है, आस पड़ोस भी प्राथमिक संस्था है, और यहाँ पे अगर हम विद्यालय की बात करें तो यह यहाँ पे द्वितीयक संस्था है। ओके, एस्थेटिक राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूछा है सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था हमें बतानी है, तो यहाँ पर है भैया क्या, विद्यालय। तो अगर हम विद्यालय की बात करते हैं, देखो बालक का जब एडमिशन होता है फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तो भाई इसके पेरेंट्स हैं बालक के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर्स लोग होते हैं, टीचर्स के साथ में एंड बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग उनकी मातृभाषाएं होती हैं, सब कुछ देन अलग चीज़ें होती हैं। तो उनके साथ में संप्रेक्षण करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं एक दूसरे के साथ में बच्चे। तो कितना अच्छा इन्हें लगता है और एक दूसरे के विचारों को, मन भाव को ही समझते हैं। कहाँ पे? विद्यालय में। क्लियर है? तो भैया सामाजिकरण का द्वितीयक संस्था यहाँ पे कहा जाता है किसे? विद्यालय को। और प्राथमिक हमारी फैमिली होती है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र के अतीत का शिक्षण किस उद्देश्य से करती है? देखो, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है राष्ट्र के अतीत का शिक्षण किस उद्देश्य से करती है? देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत पैदा करना, बौद्धिक रूप से सक्षम प्राणी बनना, स्वयं चेता मनुष्य के रूप में विकसित करना। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो आज के टाइम में हमारी शिक्षा प्रणाली है, आज के टाइम में जो शिक्षा प्रणाली है, देन जो अतीत का शिक्षण किस उद्देश्य से करती है? अतीत का शिक्षण किस उद्देश्य से करती है? अतीत यानी कि इतिहास में क्या चीज़ें घटित हुई, क्या नहीं। तो इतिहास में वह चीज़ें घटित हुई कि भाई भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, कैसे लड़ा गया था, किस माध्यम से। तो इसमें जो है सबसे बेस्ट है हमारा देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना। आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, हर विद्यालय का यह दायित्व है, हर टीचर्स का यह दायित्व है कि अपने देश की रक्षा, अपने देश की भावना, अपने देश के प्रति मर मिटने की
एक भावना, इमोशंस हर बच्चे के, हर स्टूडेंट्स के मन में क्या करना, उत्तेजित करना, भरना कि यह हमारा देश है, यहाँ पर आपको एक साथ एकजुट रहना है। ओके, एक साथ एकजुट रहना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना। यानी कि हर विद्यालय में यह चीज़ संयमता से होनी चाहिए कि वह अपने देश के बारे में बच्चों को जागरूक करें, बच्चों को जागरूक रखें। आखिर हमारा देश, कैसे हम स्वतंत्र हुए, कैसे नहीं हुए, क्या क्या हुआ हमारे साथ में। ओके, सारी चीज़ें हमें जो है बच्चों के साथ में शेयर करनी चाहिए और हमें उन बच्चों के चिंतन, तर्क वितर्क में यह चीज़ भी डालनी चाहिए कि भैया आपको कैसे अपने देश की रक्षा करनी है, कैसे नहीं। और आप इतने सतर्क, इतने मोटिवेट, इतने प्रेरित, अपने देश के प्रति इतने भावुक होने चाहिए कि आप देश के प्रति मर मिटने तक भी आप खड़े रहें। ठीक है, सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन ए है। आगे बेस्ट क्वेश्चन है ये भी, 4 क्वेश्चन हमारा। जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द किस विषय की ओर संकेत कर रहा है? भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, गणित। देखो, जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, पहले अतीत की पढ़ाई से, तो अतीत की पढ़ाई से इसका एक ही शब्द होगा, वो क्या है? इतिहास। जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द किस विषय की ओर संकेत, तो इतिहास की ओर संकेत करता है। इतिहास है तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें अतीत के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हो। जैसे मैंने बताया, मुगल कौन थे, अशोक सम्राट ने शासन कैसे किया, भारत स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, कैसे नहीं, कैसे लड़ा गया, तो सारी चीज़ें ये हमारे रहते हैं। कैसे हमारे जो देश में जो हमारे वीर जो शहीद हुए कैसे हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, सारी चीज़ें ओके हमें और यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है आपको इतिहास के बारे में। इतिहास पढ़ के हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है कि पहले जो था किस तरह का दौर था और आज किस तरह का है। गद्यांश के संदर्भ में अंतस का क्या अर्थ है? देखो, अंतस का अर्थ है आंतरिक चेतना, भीतर से तपा हुआ, भीतरी चमड़ी, मन का ताप। देखो, अंतस का अर्थ है आंतरिक चेतना। हर विद्यालय को अपनी विद्यार्थियों के मन में यह चीज़ स्पेशली जागृत करनी चाहिए कि आप खुद आंतरिक रूप से मोटिवेट हो, खुद आंतरिक चेतना करो। आंतरिक चेतना वह होता है कि मैंने कोई भी कार्य किया और उस कार्य को करते हुए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो यही होता है आंतरिक चेतना। जब हम कुछ कार्य करते हुए बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, काफ़ी लगाव से हम उस कार्य को करते हैं, तो वह होता है आंतरिक चेतना। हमारे मन में रुचि है कि हाँ, मुझे अपने देश के प्रति कुछ करना चाहिए, कि हाँ, मुझे इस तरह नहीं, ये कार्य इस तरह करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इतिहास पढ़ना, काफ़ी अच्छा लगता है हिंदी पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी आंतरिक चेतना। क्लियर है? कोई डाउट्स है? ओके। अच्छा, आधुनिक का विपरीत शब्द क्या है? नवीन, अर्वाचीन, प्राचीन, वर्तमान। तो आधुनिक का विपरीत विलोम शब्द बताना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राचीन है। आधुनिक का विपरीत शब्द क्या है? प्राचीन है। सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, राष्ट्रीय में प्रत्यय है, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है? इन है, ई है, ईए है, ईए है। तो राष्ट्रीय, सबसे पहले अगर हम प्रत्यय की डेफिनेशन समझें, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो शब्द के अंत में, जो शब्द के, ठीक है, जो शब्द के अंत में लगते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? प्रत्यय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और यह शब्द के अर्थ को ही चेंज कर देते हैं। तो राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? राष्ट्रीय। तो यहाँ पर हम बात करें राष्ट्र, एक मूल शब्द है प्लस इसमें आपका ईए प्रत्यय लगा हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय। ओके, टीए, यहाँ पे देखो टीए, तो टीए में क्या है? बड़ी ई है और ये तो है ईए प्रत्यय है, इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय है? वो भी बड़ी ई वाला। ठीक है, सो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। तो राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है? ईए प्रत्यय है। सारी चीज़ें क्लियर है? अगर कोई भी आपका डाउट्स होता है तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे क्वेश्चन है पेडागोगी से रिलेटेड एमसीक्यू हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। देन गद्यांश हमारा फिनिश हुआ एंड गद्यांश से हमारे 7 ही क्वेश्चन थे। तो आप बताएं, आई होप आपको गद्यांश यहाँ पे कैसा लगा?
क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ पे वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन पर, और बहुत ही बेहतरीन से पेडागोगी के एमसीक्यू को लेके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। विभिन्न संदर्भों में शब्दों के प्रयोग की योग्यता हासिल करना, संदर्भ से शब्दों के अर्थ समझना, शब्दकोश का प्रयोग करना, शब्द अर्थ कंठस्थ याद करना। तो जब शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? शब्द, भाषा, शब्द, लैंग्वेज। तो विभिन्न संदर्भों में शब्दों के प्रयोग की योग्यता हासिल करना। देखो हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करते वक्त हमें कहाँ पे किस तरह से किस किस शब्दों का यूज़ करना है। अब कोई अगर हमसे पूछ कुछ और रहा है लेकिन हम उसका आंसर कुछ और दे रहे हैं तो ये चीज़ें भी हमें क्लियर होना चाहिए। शब्द भंडार हमारा ऐसा होना चाहिए कि कोई बंदा हमसे किस क्वेश्चन पे कहाँ पे किस तरह बातचीत कर रहा है, देन हमें भी उसका विपरीत क्या बताना है, सेम क्या आंसर देना है, एजेटिक, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, संदर्भ से शब्दों के अर्थ, और हाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं या फिर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमें उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, संप्रेषण भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता। अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, थोड़ा हमें समझाइए हिंदी में, तो आप क्या ये कहेंगे मुझे नहीं पता। तो भैया फिर क्या होता है, आप ये कहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये कहेंगे कि क्या बात है भैया आप कैसे पढ़ते हो, आपको मीनिंग ही नहीं पता। ओके, तो सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो ये है कि हमें उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। शब्दकोश का प्रयोग हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए क्लियरिटी, वो चाहे हमारी व्याकरण बेस है या फिर हमारी मातृभाषा से जुड़ी हुई है। तो क्या नहीं होना चाहिए कि शब्द अर्थ कंठस्थ करना, शब्द का अर्थ बस याद करते रहो, रट्टाफिकेशन कर लो। तो ये चीज़ आप रट्टाफिकेशन करके आपकी जो स्मृति है, मेमोरी है, विचार विमर्श, चिंतन, तर्क वितर्क, समालोचनात्मक चिंतन, यह आपके मन में हावी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप रट्टाफिकेशन तक ही सीमित रह पाएंगे, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के बाद उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। इस गतिविधि से रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है? व्याकरण की बेहतर समझ, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण, लिखने के उद्देश्य से भाषा की बेहतर समझ, निपुण पाठक। देखो रीमा है, रीमा टीचर है, इन्होंने पहले एक कहानी सुनाई है और फिर उस कहानी को सुनाने के बाद में उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने कहते हैं। मानो रीमा जो मैम है, इन्होंने एक कहानी सुनाई, एक स्टोरी सुनाई, और ये जो स्टोरी है इस तरह की सुनाई इन्होंने कि एक राजा है जो कि अपनी प्रजा की काफ़ी हेल्प करते हैं और इनसे प्रजा बड़ी हैप्पी होती है, खुश होती है, और हर बार राजा को क्या करते हैं, यह यहाँ पे जो है जिताते हैं, जीतता है राजा। लेकिन हमें इस कहानी का अंत चेंज करना है। मानो हमें इस कहानी का अंत ऐसे चेंज करना है कि राजा हार गए तो क्या होगा, और राजा अगर हारे तो क्यों हारे, और अगर राजा इस कहानी में हार जाते हैं तो इसका क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे छुपा हुआ है, एक रीज़न भी हमें बताना है। तो इसका अर्थ हमें चेंज करना है। तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई स्टोरी हम आपको सुनाते हैं फिर उसका अंत आपको चेंज करना है। यानी हमने जैसे जिस माध्यम से उसे बताया है, सुनाया है, आपको उसका अर्थ बिल्कुल सारी चीज़ें चेंज यहाँ पे करनी है। क्लियर है? तो जैसा मैंने बताया कि हमने एक कहानी सुनाई कि राजा है और वह अपनी प्रजा को काफ़ी हैप्पी रखता है, खुश रखता है, उसकी प्रजा उसे ही हर बार राजा बनाने के लिए मोटिवेट, प्रेरित रहती है अपने मन से। ओके, तो राजा की ही जीत होती है हर बार। लेकिन अगर हम कहानी का अंत बदल दें, ये कहें कि राजा हार जाते हैं, राजा अपनी प्रजा को भी हैप्पी नहीं रख पाते और राजा इसमें हार जाते हैं अपने जीवन में, तो राजा हारे क्यों हैं, क्या एक रीज़न था, क्या कारण था। तो इस तरह से हमें स्टोरी का अगर हम उसका अंत चेंज करेंगे, इसका मतलब है आप खुद कल्पना कर रहे हैं और चीज़ों में रचनात्मकता भी ढूंढ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। सुजाति चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखें। उसे अपने विद्यार्थियों की कैसे मदद करनी चाहिए? शब्दों का सही उच्चारण, शब्दों का सही पठन, साफ साफ लिखना, सही लिखना। तो सुजाति चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखें। ओके, उसे अपने विद्यार्थियों को कैसे हेल्प? देखो, मानो स्टूडेंट्स कुछ भी लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है लिखते वक्त कि शब्दों की सही वर्तनी होनी चाहिए। और लिखेंगे तो हम तभी सही जब हम शब्दों का सही उच्चारण करेंगे। जब हम शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तभी तो हम सही लिख पाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका सही उच्चारण। अगर हमने सही उच्चारण किया कि आपको एक शब्द है, हमने कहा आपको लिखना है यहाँ पे बिल्ली, हमने कहा आपको लिखना है बिल्ली,
तो आप एज इट इज सही एकदम ऐसे लिखेंगे। अगर हम कहेंगे बिली लिखो, बिली लिखो, बिली, तो हमारे बोल बिली, हमने कहा बिली लिखो बिली, तो हमारे बोलने का जो ढंग है, जो हमारा उच्चारण है वो ही सही नहीं है, फिर आप ही कैसे सही लिख पाओगे। तो ये सही है, यहाँ पे हमारा उच्चारण सही था। हमने बोला कि बच्चा बिल्ली लिखो, बिल्ली, बिल्ली आपने लिखा। अगर मैं फिर यहाँ पे बोलूँ कि आपको लिखना है बिली, क्या लिखना है, बिली लिखना है, आप इस तरह से लिखो, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हमने शब्दों का उच्चारण भी सही नहीं किया। इसमें हमारे शब्दों का उच्चारण सही है, इसलिए हमने सही बनाया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है, आप लिखो कुछ भी करो, सबसे मेन इसमें रहता है जब आप कुछ लिखते हैं उसका सही उच्चारण होना चाहिए, तभी आप सही सटीक लिख पाएंगे। अगर सही उच्चारण ही नहीं होगा तो हम सही सटीक कैसे लिख पाएंगे। ओके, अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है और अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहती हैं। शब्द भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पठन है, लेखन है, वाचन है, श्रवण है। अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है। अंशु यहाँ पे टीचर है और यह क्लास 8 वालों को पढ़ाती है, क्लास 8 वालों को पढ़ाती है और अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि कराना चाहते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? और सबसे बेस्ट तरीका है पठन। पढ़ो, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, देखो शब्दकोश उतना ही आपके मन में है, क्या होगा, शब्दों का भंडार होगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो शब्दों का भंडार कैसे होगा? तो जितना ज़्यादा आप शब्दों का यूज़ करोगे, पढ़ोगे उन्हें, उनका पठन करेंगे, तो ही आप में शब्द भंडार की वृद्धि होगी। और शब्द भंडार यानी कि आपको हर एक पॉइंट्स, हर एक चीज़, सारी क्लियरिटी, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप उस बेस तक जा सकते हैं। ठीक है, तभी आपके अंतर्गत पठन की एंड शब्दकोश की यहाँ पे क्या होगी, पूरी भरमार जो है वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, गीता की कक्षा के अधिकतर बच्चे अप्रवासी हैं। वे पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। गीता उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है और साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू करती है और अंग्रेजी में निर्देश करती है। गीता अपनी कक्षा में किसका संवर्धन कर रही है? द्विभाषावाद, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, क्षेत्रीयवाद। सो यहाँ पे एक टीचर है गीता, तो गीता के जो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अप्रवासी हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही यूज़ की जाती है। अब उन बच्चों को गीता को इंग्लिश भी सिखानी है, तो कैसे सिखाएगी? तो जो शब्द वह हिंदी में यूज़ करेगी उनका वह इंग्लिश में भी उच्चारण देगी, तो बच्चे सीख जाएंगे। जैसे नॉर्मली हम करते हैं, हमारे घर पे डॉग आए तो हम कहते हैं कुत्ता है, तो फिर हम कहेंगे बेटा इसको, कुत्ते को हम डॉग भी कहते हैं। बिल्ली दिखी हमें कि ये बिल्ली है, बेटा हम इसको कैट भी कहते हैं। हमें ऊपर आसमान में उड़ती हुई काइट दिखी, पतंग, बेटा ये देखो काइट है, पतंग। तो हम इस तरह से हिंदी, क्योंकि हिंदी शब्द तो हमें बताए, हम कहें देखो पतंग है, तो फिर मैम बताएगी बेटा पतंग भी है और हम इसे अंग्रेजी में काइट भी कहते हैं। जब ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल शब्द हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोलने का प्रयास करते हैं एंड सीखने का। आप खुद देखो, हम भले ही हिंदुस्तान में रहते हैं, है ना, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते भी हैं, सीखते भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में ऐसा ही उच्चारण किया जाता है, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्लस में सिखाई जाती है। तो इसका मीन से द्विभाषावाद, दो भाषाओं का यूज़ कर रही है। अगर हिंदी भाषा के आधार पर इंग्लिश भी सिखाई जा रही है तो सबसे बेस्ट तरीका है। इससे बेस्ट तो तरीका कोई और हो नहीं। ऐसे ही तो इंग्लिश सीखते हैं, क्या रहता है, मिक्सचर रहता है भैया, कि जो है हिंदी भी रहती है और इंग्लिश भी रहती है, मिक्सचर रहता है। काफ़ी बड़ा ही रोचक तथ्य रहता है, बोलने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम का हिस्सा? संप्रेषणात्मक का मतलब होता है जहाँ पे एक या दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, वही होता है संप्रेषणात्मक। तो कौन सी विशेषता नहीं है? अर्थ तत्व पर आधारित पाठ्यक्रम, विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा पढ़ाते हैं, भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते हैं, भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं। तो क्या नहीं है? तो अगर हम किसी के साथ में भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक, संप्रेषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हाँ हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ पे रहते हो, हाँ मैं वहाँ पे रहता हूँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ, आप क्या करते हैं, मैं वो करता हूँ, नेक्स्ट आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, मैं ये करूँगा, आप क्या चाहते हैं, मैं वो करूँगा, आपकी रुचि किस में है, आपका फेमस सब्जेक्ट कौन सा है। तो बहुत सारी हम जब बातें करते हैं इससे तो संप्रेषण होता है। तो इससे हम एक दूसरे के अर्थ भी समझते हैं और एक दूसरे की विभिन्न स्थितियों में हम भाषा भी पढ़ते हैं और
भाषा के सही प्रयोग पर हम ध्यान भी देते हैं कि हाँ एज इट इज ये बंदा कैसे किस तरह बोल रहा है, सो मुझे भी उसी तरह उच्चारण करना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए कि भाषा प्रयोग की प्रयुक्ता पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या जब हम संप्रेषण करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो क्या हम शब्दों का उलट पुलट उच्चारण करते हैं? अगर हम शब्दों का उलट पुलट उच्चारण करेंगे तो फिर बंदा सीखेगा कैसे? तो फिर बंदा संप्रेषण कैसे कर पाएगा? वह तो कंफ्यूज होगा, भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है? शब्द भंडार द्विभाषी सूची के माध्यम से सिखाया जाता है। भाषा की सटीकता को बहुत महत्व दिया जाता है। भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। महान लेखकों के लंबे लंबे लेखन और पाठ्य सामग्री के रूप में लिया जाता है। तो इनमें से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है? जो नहीं है वह हमें बतानी है। तो व्याकरण अनुवाद विधि, देखो व्याकरण अनुवाद विधि का मतलब होता है जैसे ग्रामर आपकी लैंग्वेज होती है, सो एज इट इज उसी भाषा में हम बातचीत करें। जैसे मैंने कहा कि राम खाना खाता है, तो नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं, राम तूने खाना खा लिया, है ना। ये हमारी मातृभाषा है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है कि राम तूने खाना खा लिया। लेकिन व्याकरण वाली जो भाषा है, व्याकरण जो अनुवाद है सही वाक्य का, वह है राम आपने खाना खा लिया है, फिर राम ने खाना खा लिया है, इस तरह से। ओके, तो यह है यहाँ पे आपका एजेटिक व्याकरण अनुवाद विधि है जिसमें सटीक शब्द होते हैं। तो शब्द भंडार द्विभाषी सूची के माध्यम से भी सिखाया जाता है और भाषा की सटीकता को बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ, इसमें हम कुछ उलट पुलट शब्दों का उच्चारण नहीं करते, जो सटीक होता है वही चीज़ें हम बोलते हैं और लिखते हैं। महान लेखकों के लंबे लंबे लेखन के पाठ्य सामग्री के रूप में लिया जाता है। लेकिन भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। यह है आपका व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, मेरा दोस्त है, मैं उससे पूछती हूँ कि हाँ भाई क्या तूने खाना खा लिया है, लेकिन मैं से व्याकरण अनुवाद विधि से क्या कहूँगी, क्या आपने खाना खा लिया है, तो ये सही है। तो यहाँ पे तो हम शब्दों का अधिगम कर रहे हैं, हम अपनी मातृभाषा का यूज़ कर रहे हैं और अपने शब्दों में बता रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन बेस्ट है। चलो 15 क्वेश्चन। मीनी चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी अपनी पठन सामग्री का सारांश जान लें, उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? समाचार पत्र के आलेख, पत्रिका के आलेख, शोध लेख, शब्दकोश। तो मीनी चाहती है कि उसके विद्यार्थी अपनी पाठन सामग्री का सारांश जान लें, उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे बताना है, देखो पठन सामग्री यानी कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है पढ़ने के लिए जिससे हम उसका सारांश भी बना सकते हैं। तो समाचार पत्र, देखो अगर हम समाचार पत्र हैं, हमारे सामने समाचार पत्र है ना, न्यूज़पेपर है, तो हम उसे पढ़ेंगे, उससे हम काफ़ी अच्छे सारांश बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग जो है टर्म में वो लिखा रहता है। तो ये नहीं होगा। पत्रिका की आलेख, पत्रिका भी इसमें भी लॉन्ग टर्म में लिखा रहता है। शोध लेख है, बड़े बड़े शोध लेख है वो भी। लेकिन शब्दकोश ऐसे होते हैं, शब्दकोश ऐसे होते हैं। ये आपके छोटे छोटे वर्ण शब्दकोश में तो आते हैं, है ना। तो आप बताइए कि आप इनसे सारांश बना पाओगे? नो, इनसे सारांश बनाना जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह से, तो यही तो कह रहे हैं कि किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो है शब्दकोश। भैया अगर हमारे सामने शब्दकोश है तो हम उनसे सारांश नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ण है, इनसे क्या शब्दकोश बनेगा? हाँ, समाचार पत्र है उससे हम सारांश बना सकते हैं, पत्रिका है उससे बना सकते हैं, शोध लेख है बड़े बड़े लिखे हुए हैं उससे भी हम अपना सारांश बना सकते हैं। लेकिन ये शब्दकोश, इससे हम सारांश कैसे बनाएंगे? छोटे छोटे वर्ण लिखे होते हैं। ओके, फाइनली 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। देन आपको आज की क्लास कैसी लगी? आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अब यहीं पे लास्ट क्वेरी है, वो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।